अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, थोड़ा बहुत लोकसभा स्पीकर, पार्लियामेंट के अदर डिग्निटरीज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। इसमें भी 70 से 80 क्वेश्चन का कंटेंट है, 70 से 80 यूनिक क्वेश्चंस का जो कि अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ओवरऑल ज्यादा क्वेश्चंस का कंटेंट इसमें आएगा। घटना चक्र की पार्ट 9 सीरीज है, भारतीय संविधान की है। सबसे पहला सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या है, हु एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। ये सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था। तो इसका बहुत ही आसान सा ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने वाला पर्सन कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के प्रोविजंस कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में 76 में ये सारे प्रोविजंस देके रखे गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कैपेसिटी में पार्ट करता है। ठीक है, भले ही इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को देखने के लिए, लेकिन ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है और ये एक फॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है। इसको प्रेसिडेंट जब चाहे अपनी पोस्ट से हटा सकता है। अगर बात की जाए कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, तो कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास इस चीज की क्वालिफिकेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है। तो एनी पर्सन हु हैज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया can be appointed as the Attorney General of India, and obviously the Attorney General of India is appointed by the President. But you very well know that the real power lies in the hands of Council of Ministers. President is the appointing authority और President अपने प्लेजर पे उसे हटा भी सकता है अपनी पोस्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, Who among the following holds his office during the pleasure of the President? तो ये जो सवाल था ये आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऑप्शंस थे कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करने के बाद अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकता है अपनी पोस्ट से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे फ्रेंड्स देखिए बहुत से क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर वाला क्वेश्चन भी हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहला लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से लीगल एडवाइजर टू, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी इसको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। अब खास बात यह है कुछ अटॉर्नी जनरल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। यानी कि ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसको भाई एज एन ऑडियंस वो प्रेजेंट रह सकता है पार्लियामेंट में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के। तो याद रखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यानी हाउस ऑफ पीपल हो या पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, दोनों में अटॉर्नी जनरल रह सकता है। फिर अटॉर्नी जनरल को किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है। हालांकि अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर नहीं होगी कि वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी में वोट दे सके, लेकिन वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है और उसमें बैठ सकता है। चूंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर है, इसलिए टेक्निकली उसको पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है पता होना चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट के सेशंस भी अटेंड कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और वो किसी कमेटी का मेंबर भी अपॉइंट किया जा सकता है, बट वो कमेटी की मेंबरशिप के अंदर वोट नहीं डाल सकता अपना। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में पता होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया है, तो मैं फालतू को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ए ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, इसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मेंबर हुए बिना भी वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कर सकता है। और ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट को निकाला जाता है। अटॉर्नी जनरल को निकालने के लिए किसी भी फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है, जब चाहे प्रेसिडेंट उसको अपनी पोस्ट से हटा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ इट। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, अब तक आपको समझ जाना चाहिए। इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इतनी देर से मैं आपको यही सब बता रहा हूं, अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज अ राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट in the proceedings of either house of parliament and be a member of any parliamentary committee but is not entitled to vote। ये सवाल आया था यूपीपीसीएस में 2003 में। आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का सवाल है। ये रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का सवाल है। आप सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसका ऑप्शन मैं आपको बताता हूं।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वो प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा की किसी भी कमेटी का मेंबरशिप ले सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, पर लोकसभा में वोट वो नहीं कर सकता है। बता चुका हूं। आगे चलते हैं। अब अगला आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या सीन है? देखिए फ्रेंड्स, इस चीज पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट डायरेक्टली नहीं है। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ मदद करने के लिए 7 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद करता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद करता है, और सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए 7 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के नीचे प्रॉपर टीम है। सबसे पहला है सॉलिसिटर जनरल, और उसके नीचे है 7 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आपको चीजों से कंफ्यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया गया कि भाई स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे लीगल एडवाइजर कौन होता है, तो ऑप्शन में दे देगा सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल। तो स्टेट में आता है आपका एडवोकेट जनरल। वही आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि हु एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2001 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एडवोकेट जनरल। अगर एडवोकेट जनरल की बात की जाए, एडवोकेट जनरल मैं लिख दे रहा हूं, अगर एडवोकेट जनरल की बात की जाए तो एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका 76 में अटॉर्नी जनरल था, और एडवोकेट जनरल आ गया आपका संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब थोड़े दूसरे डिग्नेटरीज पे हम आ रहे हैं। तो द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय तो भैया कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पहली बात अपॉइंट कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने 2 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, अलग अलग हिमाचल प्रदेश यानी कितने पीसीएस में पूछा गया। तो देखिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपका प्रेसिडेंट। अच्छा, ये कहां लिखा है कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए? तो ये लिखा है हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में कि एक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और खास बात यह है कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाया कैसे जा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अगर अपनी पोस्ट से हटाना है, तो जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, तो जिस ग्राउंड पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, उसी ग्राउंड पे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी हटाया जा सकता है। आगे आते हैं फ्रेंड्स कि भैया टेन्योर क्या है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। तो टेन्योर के लिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर होता है आपका 6 साल का। ठीक है, तो 6 इयर्स का टेन्योर होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब इस सवाल की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये सवाल आया था यूपीपीसीएस के 2014 के एग्जाम में। आप इसके सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ये यूपीपीसीएस के 2014 के एग्जाम में भी आया था, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 में भी आया था। तो अब चारों ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ें और देखिए कि इसकी कौन सी ड्यूटी नहीं है। तो भाई डी ऑप्शन जो है, टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन द एक्सचेकर, ये वाली ड्यूटी आपकी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नहीं है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़ रुपए होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट इमरजेंसी के हिसाब से निकाल सकता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वाले होते हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा जाता है, आप लोग अपनी सैलरी से जो पैसा बचाते हो, जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वो पब्लिक अकाउंट में पड़ा रहता है। ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसा आता है जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग एक्सपेंडिचर्स में यूज होती है। तो इन सब का एक्सपेंडिचर का ऑडिट कौन करेगा? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा। फिर
ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो टेन्योर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वो 6 साल का है, और मैक्सिमम किस अपनी उम्र तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल काम कर सकता है, तो 65 साल तक। तो 65 साल तक वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल काम कर सकता है, या 6 साल, जो भी पहले आ जाए। अगर उसकी 4 साल की सर्विस पूरी हुई और वो 65 साल का हो गया तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 6 इयर्स मैक्सिमम टेन्योर है और मैक्सिमम एज वर्किंग की है 65 साल। ये आर्टिकल 148 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, सर्विस कंडीशंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वेस्ट विद, इसमें ऑप्शंस दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं, ये यूपी के एक पीसीएस के एग्जाम में आया है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आज की डेट में ज्यादा पावर रह नहीं गई है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन के टाइम पे बहुत पावरफुल हुआ करता था, अब तो प्लानिंग कमीशन ही हट गया है, तो उसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग आ गया है 2014 में। तो इसके चलते आप ये समझ लीजिए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो भी राय दे रहा है उस पर एक्शन लेने वाली सबसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारी पार्लियामेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए 3 कमेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पार्लियामेंट में। एक तो होती है एस्टिमेट्स कमेटी, एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये तीनों कमेटी के बारे में मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं। रही बात हम बात करें पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग को अटेंड करने वाला पर्सन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये आप याद रखिएगा। ये कहां पे लिखा है फ्रेंड्स? ये लिखा है आर्टिकल 149 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द कैग is a friend and guide of public accounts committee of India of Indian Parliament के लिए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है कैग किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना फ्रेंड्स, देखिए एस्टिमेट कमेटी में खर्चा कितना हुआ डिसाइड होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो खर्चा हो गया उस पर बहस होती है। अब जो वहां पे लोग बैठे हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स बैठे हैं वो पॉलिटिशियंस है, वो अलग अलग जगह से इलेक्ट होकर आए, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इकोनॉमी के कंसेप्ट को समझ पाए, फाइनेंस के कंसेप्ट को समझ पाए। तो इन कंसेप्ट को समझाएगा कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल समझाएगा उन लोगों को, ताकि वो उस पर काम के एक्शंस, जरूरी एक्शंस ले सकें। अब क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? द अमेंडमेंट्स टू कैग ड्यूटीज पावर कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट and relieves the CAG of his responsibility in the matters of preparation of account. The amendments were made in the year. समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा क्या है। इसमें कहा गया है कि भाई CAG के पास पहले अकाउंट प्रिपरेशन की भी ताकत थी और ऑडिट करने की भी ताकत थी। अब ऑडिट और अकाउंट प्रिपरेशन में फर्क क्या है फ्रेंड्स? अकाउंट प्रिपरेशन के टाइम पे आप ये पता डिसाइड करोगे कि भाई किस हेड को कितना पैसा देना है खर्चे के लिए, और ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जब आपने काम कर दिया, खर्चा कर दिया, तो आपने खर्चा सही किया या गलत किया, ये ऑडिट देखता है। कैग के पास इस समय अकाउंट प्रिपरेशन की ताकत नहीं है। अकाउंट प्रिपरेशन अलग अलग मिनिस्ट्रीज करती हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, बजट सेशन होता है, वहां पे अकाउंट प्रिपरेशन होता है, उसमें कैग का कोई लेना देना नहीं है। कैग का रोल कब आता है कि जब वो सारा पैसा उस बजट के अकॉर्डिंग खर्च किया जा चुका है, उसके बाद वो पैसा क्या सरकार ने सही से खत्म किया, क्या उसके इंटेंडेड आउटकम्स आए, क्या कोई बर्बादी हुई पैसे की, ये चीज देखना कैग का काम है। तो कैग को केवल ऑडिट की पावर दी गई, और ये अमेंडमेंट कब लेके आया गया था? ये अमेंडमेंट लेके आया गया था 1976 में। तो कैग के पास से प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स की पावर छीन ली गई और केवल ऑडिट की पावर दी गई। कौन से साल में दी गई? 1976 में दी गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 का सवाल है। आप दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए भैया इनमें से कोई भी सही नहीं है, आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। इसका आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। पहला ऑप्शन क्या है? द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है भैया द कंसर्न गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आ जाते हैं एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड्स, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल एपेलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एट द स्टेट लेवल। अब देखिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का देखते ही आपको इस सवाल को कैंसिल कर देना चाहिए था फ्रेंड्स। सेंटर में प्रेसिडेंट के पास एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास 143 आर्टिकल के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस ले सकता है उसकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। 143 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस ऐसी कोई भी एडवाइजरी पावर आपकी हाई कोर्ट के पास नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी आपका गलत हो जाएगा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे, ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भैया, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड पब्लिक फाइनेंस। तो जैसे ही अब इस तरीके की चिल्लर सवाल यूपी पीसीएस में या किसी भी एसएससी टाइप एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि भैया पब्लिक पर्स और पब्लिक फाइनेंस का गार्जियन कौन है, तो वो कौन है भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 148, वो इसका गार्जियन है पब्लिक पर्स का, पब्लिक फाइनेंस का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा फ्रेंड्स, एक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स भी होता है। ठीक है, वो जो पर्सन होता है वो डिफेंस अकाउंट्स का जज होता है। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना, वो डिफेंस अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करता है, डिफेंस अकाउंट्स के ऑडिट के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर इन इंडिया। भाई इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर कौन है? तो इसके चार ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा कहते हैं कि जो आईएएस के यूपीएससी के एग्जाम में बहुत छोटे लेवल पे 21-22 साल पे जो बन जाते हैं और जिनकी सर्विस कंडीशंस बहुत अच्छी होती है, जो बहुत अच्छी सर्विसेज जिनकी होती हैं, वो बाद में जाके कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंचते हैं। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर कौन है? हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में कुछ और मैं बात करूं तो देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी इज एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इंडियन सिविल सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो भाई सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ये आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हेड है वो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हेड है वो कौन? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सॉरी कैबिनेट सेक्रेटरी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स की जो डिग्निटी का टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, वो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कौन ऊपर आता है और कौन नीचे आता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से हेड ही बना रखा है। सबसे ऊपर तो प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर है। अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में गवर्नर ऑफ स्टेट्स बहुत ऊपर होते हैं। अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में गवर्नर ऑफ स्टेट्स से ऊपर केवल प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। पांचवें नंबर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक ही लेवल पे आते हैं। फिर सातवें लेवल पे आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो कि नीति आयोग हो गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। ये सातवें लेवल पे, 7th ए पे आता है होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। उसके बाद एम्बेसडर्स, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयर, फिर 9A पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, फिर नीचे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से लेवल पे है। ठीक है, इस पे सवाल आएगा नहीं आएगा उतना इंपॉर्टेंट ये लगता नहीं है, बट हाँ पीसीएस टाइप की जगहों पे इस तरीके के सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स 2001 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा। तो भैया अगर लोकसभा में किसी को इलेक्ट होना है तो मिनिमम एज है 25 साल। 25 साल के हो आप तो आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हो। कहां लिखा है ये? आर्टिकल 84 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में लिखा हुआ। ठीक है, और वहीं पे अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई? 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि अगर आप लोकसभा पोल में एज अ कैंडिडेट लड़ रहे हो तो आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट देखिए। जब भी फ्रेंड्स आप लोकसभा में एज अ कैंडिडेट अपने आपको, जैसे मान लीजिए किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मोहनलालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ रहे हैं और वहां पे आपने अपनी कैंडिडेंसी अनाउंस की, अब वोटिंग पड़ेगी, तो वोटिंग से पहले आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट रखा जाएगा। वो सिक्योरिटी अमाउंट इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए आप टोटल वोटिंग का 1/6 कैटर नहीं कर पाते हैं तो आपका वो सिक्योरिटी अमाउंट आपसे छीन लिया जाएगा। तो एटलीस्ट आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप टोटल वोटिंग का एटलीस्ट 1/6 वोट तो कैटर कर सकें, नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि हम अपना इतना कीमती टाइम इस कैंडिडेट के ऊपर क्यों खर्च करें। तो अगर 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स आपने पोल कर लिए हैं तो आप सिक्योरिटी मनी पा लेंगे। अगर आपने 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़े, अगर आपको नहीं आप कैटर कर पाएंगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपसे छीन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शंस को कराने का पूरा कंट्रोल है, पूरा इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल के अंदर चलता है। अब ये बताइए ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ आर्टिकल 324 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटैक्ट? थ्रू विच अमेंडमेंट दिस वाज डन? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यानी क्या बोला गया है कि भैया लोकसभा में जो सीटें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग सीटें हैं,
बिहार से शायद लगभग 40 सीटें हैं। तो ये जो लोकसभा में सीट्स अलॉट की गई हैं, ठीक है, ये कौन से ईयर के सेंसस के हिसाब से अलॉट की गई? तो 1971 के सेंसस के हिसाब से अलॉट की गई है। अब इसको फ्रीज कर दिया गया है। अब आपको पता है फ्रेंड्स, हर 10 साल में सेंसस आता है। 2011 का सेंसस लेटेस्ट सेंसस था, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इन सीट्स को क्यों नहीं एलोकेट किया गया? पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की वजह से। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें एलोकेट की जा रही हैं और हर सेंसस के बाद सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में, तो जो स्टेट्स होंगी ना, वो अपने मन मुताबिक पॉपुलेशन को बढ़ाने के प्लान चला देंगी। आप समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन कंट्रोल इस समय बहुत जरूरी है। हमारा इंडिया इज ओवरबर्डन्ड, हमारी कैरिंग कैपेसिटी बहुत सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उस केस में आप पॉपुलेशन बढ़ाने को उतर आएगी अगर कोई सरकार, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चूंकि अगर लोकसभा में सीटों का एलोकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे हो रहा है, और अगर किसी एक स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमें सीटें ज्यादा मिलेंगी, तो वो स्टेट से पॉपुलेशन बढ़ाने लगेगी ना अपने स्टेट की। फिर तो वो इंसेंटिव देने लगेगी कि 4 बच्चे पैदा करो, आपको ये देंगे वो देंगे। तो उस केस में तो भैया बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए 1971 के सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों को फ्रीज कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट कब लाया गया था? तो ये अमेंडमेंट लाया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू। और खास बात ये है कि ये कब तक अनअल्टर्ड है? तो 2026 तक के लिए फिलहाल ये सिचुएशन बनी हुई है। यानी ये कहा गया है कि 2031 का जो सेंसस आएगा उसके हिसाब से सीटें फिर से रीएलोकेट होंगी, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब 2031 का सेंसस आएगा उस समय पे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया जाएगा और फिर इन सीटों को 1931 सेंसस के हिसाब से कर दिया जाएगा। यानी पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट्स को सीटें एलोकेटेड है लोकसभा में, वो आप नहीं बदल सकते। ठीक है, तो फिलहाल तो 2026 तक के लिए ब्लॉक्ड है। जैसे ही 2031 का सेंसस आएगा वैसे ही एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाके इसको 1971 सेंसस पे ही रखा जाएगा और वही सही है। ठीक है, अब पूछा जाए कि भाई इस समय पे लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस समय पे है 552। ठीक है फ्रेंड्स, 552, जिसमें 530 स्टेट्स के लिए है, 20 आपका यूनियन टेरिटरीज के लिए है और 2 आपका एंग्लो इंडियंस के लिए है। याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी कंडीशन बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि स्टेट से 530 आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से 13 आ रहे हैं और एंग्लो इंडियंस 2 हैं। तो जो टोटल मेंबरशिप है इस समय पे हमारे पार्लियामेंट की वो है 545। 530 स्टेट्स, 13 यूनियन टेरिटरीज और 2 एंग्लो इंडियंस। अब खास बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जिनके थ्रू हमारे लोकसभा की मेंबरशिप को बढ़ाया गया है। वो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन से हैं ये आपको समझना है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा आगे आएगा तो मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को अभी रोक रहा हूं। क्वेश्चन में 26 पे आते हैं। क्वेश्चन में 26 ये पूछ रहा है कि जो हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसको 525 से बढ़ा के 545 कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया? तो भाई ये किया गया था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के थ्रू। 1973 के थ्रू 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया हमारे जो मेंबरशिप को, जिसमें स्टेट्स में जो मेंबरशिप थी वो भी बढ़ाई गई और यूनियन टेरिटरी की मेंबरशिप को घटाया गया। इतना जरूरी नहीं है, आप ये याद रखिए 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकसभा की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हु होल्ड्स पावर टू अपॉइंट नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स दीज प्रोविजंस हैव बीन मेड? अब भैया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, पहली बात तो है क्या, ये हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अभी जब हमारा देश आजाद हुआ फ्रेंड्स, तो हमारे देश को आजाद होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो तो यहाँ से भाग गए, ठीक है, लेकिन उनके बहुत से डिसेंडेंट्स यहाँ पे रह गए। ठीक है, तो उन डिसेंडेंट्स को भी कुछ हद तक रिप्रेजेंटेशन मिले हमारे पार्लियामेंट में, इसीलिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मेंबरशिप दी गई लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अब देखा जाए कितने लोगों को मेंबरशिप दी गई। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में 2 लोग आ सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 1 लोग आ सकते हैं। ये लिखा कहां है? ये लिखा है आर्टिकल 333 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 333 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे, सॉरी एक मिनट, आर्टिकल 331 में ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 331 में ये लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा में 2 मेंबर्स को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, अगर उसको लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है पार्लियामेंट में। और वहीं आर्टिकल 333 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर को अपॉइंट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अगर उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। तो 2 आर्टिकल्स हो गए, एक हो गया आर्टिकल 331
और एक आर्टिकल हो गया 333। आर्टिकल 331 के अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को 2 रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। कौन सा आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 333 में लिखा है। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन को जिसको मैंने पहले कहा था, क्वेश्चन नंबर 28 कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है, तो भैया ये 2 आर्टिकल्स में हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 31st, इतना याद रखिए। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे जिसके थ्रू स्टेट्स की मेंबरशिप लोकसभा में बढ़ाई गई थी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। ठीक है, और 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, 1973 में आया था, 1956, 1973। 1973 में एक और आइकॉनिक जजमेंट है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस, वो आपको पता ही होगा। फिलहाल क्या याद रखिए, लोकसभा की मेंबरशिप स्टेट्स के थ्रू कौन से आर्टिकल से बढ़ाई गई थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बढ़ाई गई थी, 7th और 31st। अब क्वेश्चन नंबर 29 कि भैया लोकसभा के एक साल में एटलीस्ट कितने सेशंस होने चाहिए, मतलब कितनी बार लोकसभा मिलनी चाहिए। तो देखिए भैया साफ साफ ये बोला गया है, आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में कहा गया है, आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि लोकसभा के किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर लोकसभा के किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से भैया लोकसभा एटलीस्ट 2 बार तो मिलेगी एक साल में, लेकिन नॉर्मली 3 बार मिलती है। तो बजट सेशन में मिलती है, स्प्रिंग सेशन में मिलती है, विंटर सेशन में मिलती है। ये 3 बार तो मिलती है, लेकिन नियम के अनुसार मान लीजिए कोई एग्जीजेंसी आ जाती है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो भी आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में मिला है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 बार तो लोकसभा मिलेगी इस साल में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भाई, कोरम ऑफ लोकसभा क्या है। कोरम मतलब कि एटलीस्ट कितनी मेंबरशिप लोकसभा की प्रेजेंट हो कि लोकसभा के प्रॉपर प्रोसेसेस को पूरी तरीके से कैरी ऑन किया जा सके। तो 1/10 एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबरशिप प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि लोकसभा अपना बिजनेस कंडक्ट कर सके। लिखा कहां पे है, आर्टिकल 11 क्लॉज 3 में, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में, सॉरी। तो आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि 1/10 इज द कोरम ऑफ लोकसभा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है कि भाई द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय, किसके थ्रू ये टर्मिनेट हो सकती है, सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। यहां पे जो आपका ऑप्शन थे वो थे एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। ये क्वेश्चन 31 पूछा गया था यूपीपीसी प्रीलिम्स 2000 में। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए क्या क्या है आपके, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, तीनों से टर्मिनेट हो सकती है। अब यहाँ पे तीनों का आपको फर्क समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, पहले समझा चुका हूँ आपको। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा खत्म हो गई, अब नए इलेक्शंस होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया। अब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया यानी जो प्रेजेंट रूलिंग एमपीज थे वो गए, अब दोबारा से जनरल इलेक्शंस होंगे लोकसभा के और उसमें नए एमपीज को चुना जाएगा। तो ये तो होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से भी एक लोकसभा की सिटिंग को भंग किया जा सकता है। एक चीज होती है एडजॉर्नमेंट और एक चीज होती है प्रोरोगेशन। एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या फर्क होता है, मान लीजिए किसी एक सेशन, लोकसभा का सेशन चल रहा है तो आपको पता होता है कि बीच बीच में रिसेस आता है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए स्पीकर ने कहा कि भाई द हाउस इज एडजॉर्न, तो जैसे स्पीकर ने कहा हाउस इज एडजॉर्न तो हाउस की जो सिटिंग है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा। हो सकता है 2 दिन बाद वो फिर से मिले। लेकिन मान लीजिए सेशन खत्म हो गया है, तो सेशन जब खत्म होता है तो पहले तो स्पीकर एडजॉर्न करेगा तो सिटिंग बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट एक प्रोरोगेशन का स्टेटमेंट इशू करेगा और प्रोरोगेशन का स्टेटमेंट एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है कि भाई हाँ अब इस हाउस का सेशन खत्म हो चुका है, अब हम बाद में मिलेंगे। मान लीजिए विंटर सेशन है और विंटर सेशन की लास्ट सिटिंग चल रही है तो पहले स्पीकर एडजॉर्न करेगा हाउस को कि हाँ भाई अभी ये हाउस की सिटिंग खत्म हो गई है, और फिर सेशन को टर्मिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन इशू करेगा। तो प्रोरोगेशन कौन इशू कर सकता है, प्रेसिडेंट। एडजॉर्नमेंट कौन इशू कर सकता है, स्पीकर। और डिसोल्यूशन आपको मैंने बताई जाए, अब लोकसभा भंग हो गई तो डिसॉल्व हो गया। तो आंसर यहां पे आपको समझ में आ गया होगा 32 का, हु कैन प्रोरोग द सेशन ऑफ द लोकसभा। तो प्रोरोग करने की पावर सेशन ऑफ द लोकसभा किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ लीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का क्वेश्चन है। आप सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके। आंसर है ऑप्शन सी, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन चल रहा है और द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लीजिए कोई वॉर हो जाता है तो 1 साल के लिए लोकसभा के टर्म को बढ़ाया जा सकता है। और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर
इलेक्शन होके नई सरकार का चुनना जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 इयर्स। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का सवाल है कि किस लोकसभा का टेन्योर 6 साल के अराउंड का था। तो भैया ये वही फेमस लोकसभा है जिस समय पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इंपोज किया था। ये लोकसभा चली थी 19 मार्च 1971 से, ये चली थी आपकी 18 मार्च 1977 तक। ठीक है, 1975 में आपकी इमरजेंसी को इंपोज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई कि कौन सा वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा मेंबर्स को भेजता है लोकसभा में। तो एक ही है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है। तो सबसे ज्यादा आबादी के चलते ये लोग 80 मेंबर्स को हम लोग भेजते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर किसी स्टेट का है तो वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 80 मेंबर्स को भेजता है लोकसभा में। आगे देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स भेजते हैं। उसके बाद सबसे सेकंड हाईएस्ट कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 48 मेंबर्स को भेजता है लोकसभा में। फिर आता है वेस्ट बंगाल का नंबर वेस्ट बंगाल 42 मेंबर्स को भेजता है लोकसभा में। बिहार 40 मेंबर्स को भेजता है लोकसभा में। मध्य प्रदेश 29 मेंबर्स को भेजता है लोकसभा में। तो टॉप 5 आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और जो आपका खुद का स्टेट है उसके पीछे में आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ एप्लीकेबल कितने मेंबर्स हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स और आपकी स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। इतना तो आपको जबान पे रटा होना चाहिए। अब कितने लोकसभा मेंबर्स राजस्थान में है? तो भाई राजस्थान को 25 लोकसभा सीट्स अलॉट की गई है। 25 लोकसभा सीट्स आर अलॉटेड टू राजस्थान। ठीक है, एमपी में अभी मैंने आपको बताया कि 29 सीट्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक फोन की वजह से डिस्टर्बेंस आ गया था। तो हम लोकसभा सीट्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही आपको बताया कि देखिए मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट्स हैं, लेकिन पहले मध्य प्रदेश में थी 40 लोकसभा सीट्स। और जब मध्य प्रदेश बाइफरकेट हुआ 2000 में और छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में बची 29 लोकसभा सीट्स और छत्तीसगढ़ में चली गई 11 लोकसभा सीट्स। ओके, यही चीज हुई आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश में पहले 42 लोकसभा सीट्स थी, लेकिन जब तेलंगाना हटा तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट्स रह गई और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट्स आ गई। और द मोस्ट आइकॉनिक सिटी हैदराबाद वो तेलंगाना के पास चली गई और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन गई है अमरावती। ठीक है, पंजाब में लोकसभा सीट्स हैं 13, आसाम में लोकसभा सीट्स हैं 14, गुजरात में लोकसभा सीट्स हैं 26, राजस्थान में 25 मैं आपको बता चुका हूं, तमिलनाडु में लोकसभा सीट्स हैं 39। अब ऐसे कौन कौन सी लोकसभा सीट्स हैं, लोकसभा स्टेट्स हैं जहां पे लोकसभा सीट्स 2 हैं, मतलब कि वो स्टेट्स जिनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन केवल 2 मेंबर्स की है। तो त्रिपुरा में 2 मेंबर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 मेंबर्स हैं, गोवा में 2 मेंबर्स हैं, मणिपुर में 2 मेंबर्स हैं, मेघालय। ये वो स्टेट हैं जिनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन केवल 2-2 मेंबर्स की है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमको ये देखना है कि वो कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे केवल एक सीट है, मतलब वो कौन से स्टेट्स हैं, वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिनकी केवल एक सीट है लोकसभा में। तो देखिए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, इन तीनों का लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एक सीट का है। और चंडीगढ़ आपको पता है कि इट्स अ यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक सीट की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, दादरा एंड नगर हवेली एक सीट की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, दमन एंड दीव एक सीट की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, लक्षद्वीप एक सीट की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, नागालैंड एक सीट की, पुडुचेरी एक सीट की। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, जितना याद रख सकें याद रखिए। एटलीस्ट अपने स्टेट का तो जरूर याद रखिए, किसी इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, भले वो प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो एक कैंडिडेट कितना रुपया तक एक्सपेंडिचर कर सकता है? इसका जवाब है 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर, एक लीगल एक्सपेंडिचर एक पर्सन कर सकता है लोकसभा के खर्चे में। हालांकि ओरिजिनली में एक्सपेंडिचर 3 से 5 करोड़ तक जाता है। 70 लाख इज जस्ट द लीगल लिमिट। पहले ये 40 लाख था, 40 लाख से बढ़ा के 70 लाख किया गया। वहीं पे अगर विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो पहले लिमिट थी 16 लाख, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए 28 लाख तक का खर्चा कर सकता है कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं कि पहले जनरल इलेक्शंस लोकसभा के कब हुए, कौन से साल में हुए,
तो आपका आंसर है 1952। ये जो कंडक्ट हुए थे ये हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक ये कंडक्ट हुए थे। कितनी सीट्स के लिए हुए थे? 489 सीट्स के लिए हुए थे। और पहला लोकसभा का सेशन शुरू कब हुआ? 13 मई 1952। देखिए ये बहुत जरूरी फैक्ट है फ्रेंड्स, 13 मई 1952 को पहला सेशन ऑफ लोकसभा शुरू हुआ था। ये अब 9th लोकसभा डिसॉल्व कब हुई थी? ये तो देखिए 1997 का क्वेश्चन है, उस समय का कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखा जाए कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, 12th लोकसभा का इलेक्शन कब हेल्ड हुआ? अब ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 1997 में आया था और इलेक्शंस हुए थे फरवरी 1998 में, उस समय का क्वेश्चन है तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अगला सवाल है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट कैसे है फ्रेंड्स कि भैया लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा कौन सी है? इसके ऑप्शन है कंगरा, कच्छ, लद्दाख, भिलवाड़ा। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की सबसे बड़ी एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी है फ्रेंड्स लद्दाख। और अगर हम बात करें लद्दाख की तो लद्दाख का एरिया कितना है कॉन्स्टिट्यूएंसी का? 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसके सेकंड पे आ जाते हो तो दूसरे नंबर पे है बाड़मेर, बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो केवल 55,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है। तो आप समझिए 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद दूसरे नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीधे आ जाती है 55,000 स्क्वायर किलोमीटर पे। और सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर आप बात करोगे लोकसभा की तो वो है चांदनी चौक जो कि है 10.59 स्क्वायर किलोमीटर। यानी चांदनी चौक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका एरिया केवल 10.59 स्क्वायर किलोमीटर है। हालांकि वहां पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है बहुत ज्यादा है और जो बिजनेसेस है वहां पे वो भी बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 बहुत फ्रेश है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में इसे पूछा गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। इसका आंसर है डी, नाइदर वन नॉट टू। पढ़ के देखते हैं। इन फर्स्ट ऑप्शन, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। गलत है फ्रेंड्स। मान लीजिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि 3 लोग ए बी सी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस के लिए बैठे हैं। 100 वोट में से ए को मिले 30 वोट, बी को मिले 50 वोट और सी को कितने मिले? 20 वोट बचे हैं। तो 30, 50, 20। तो ऑब्वियसली बात है बी जीत जाएगा, उसको 50 वोट्स मिले हैं। लेकिन यही कंडीशन कुछ ऐसी होती को ए को मिले होते 40, बी को मिले होते 45 और सी को मिले होते 15। तो बी को अभी 45 वोट्स मिले लेकिन 50% ऑफ द वोट्स नहीं मिले, लेकिन तब भी उसे डिक्लेयर माना जाएगा क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से हम चलते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या बोलता है कि जितने भी लोग कंपटीशन में खड़े हैं अगर आप उसमें सबसे ज्यादा हैं तो आप जीते मान लिए जाओगे, भले ही आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। मान लीजिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 100 में से 45 वोट मिले तो आपने 50% वोटों को भी वो नहीं किया, रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन तब भी आप जीत गए। क्यों? क्योंकि आपके कैंडिडेट आपसे कम है। ठीक है, दूसरा जाते हैं। According to the provisions laid down in the Constitution of India and Lok Sabha, the Speaker post goes to the majority party and Deputy Speaker to the opposition. ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि स्पीकर की पोस्ट मेजॉरिटी पार्टी को जाती है, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अपोजिशन को जाती है। जब एक नई लोकसभा चुन के आती है तो वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों को इलेक्ट करती है और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्पीकर की पोस्ट मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर को जाएगी और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अपोजिशन को जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं लिखा है, आपको स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हाँ, एक कन्वेंशन बना हुआ और कन्वेंशन के हिसाब से ही हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का सवाल है। सीट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर अ कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ ऑप्शन 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल। इसका ऑप्शन है 2 महीने। तो मतलब अगर कोई एमपी 2 महीने तक पार्लियामेंट के सेशन से गायब रहता है तो उसको उसकी सीट को डिक्लेयर्ड वैकेंट किया जा सकता है, मतलब उसको पार्लियामेंट की उसकी मेंबरशिप हटाई जा सकती है। अब यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी है। आर्टिकल 101 क्लॉज 4 में इसकी टेक्निकलिटी लिखी हुई है। आपको पता है कि जब एक सेशन मिलता है किसी पार्लियामेंट का तो लगातार नहीं चलता है सेशन। मान लीजिए सेशन 20 दिन चला तो 2 दिन लोग मिले, फिर 1 दिन का रिसेस होगा, फिर 2 दिन मिले, फिर 1 दिन का रिसेस होगा, इस टाइप से कुछ होता रहता है। तो अगर रिसेस आपका यानी कि 2 सिटिंग्स के बीच में जो गैप है वो गैप अगर 4 कंसेक्यूटिव डेज से ज्यादा का है तो फिर उस गैप को इस 2 महीने की पीरियड में नहीं गिना जाएगा। समझिए बात को। मान लीजिए 20 तारीख को एक मीटिंग हुई और फिर अगली मीटिंग 25 तारीख को हुई तो गैप कितने का होगा? 21, 23, 22, 23, 24। तो इस 4 दिन के गैप को गिना जाएगा उसके एब्सेंट में। लेकिन मान लीजिए 20 तारीख को पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग 28 को हुई तो बीच में कितने दिन का गैप होगा? 7 दिन का गैप होगा। तो इस 7 दिन के गैप को उसके एब्सेंट पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा।
यानी कि 4 दिन से ज्यादा हाउस इनएक्टिव है तो उस पीरियड को उसके एब्सेंट पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा 2 महीने के पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। मुझे पता है ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, बार बार देखिए, थोड़ी सा डिफिकल्ट है, बार बार एफर्ट मारेंगे पक्का समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर को क्या किया जाता है? क्या नॉमिनेट किया जाता है, क्या चूज किया जाता है, क्या इलेक्ट किया जाता है, क्या अपॉइंट किया जाता है? तो पहले बार में आपको लगेगा कि वो उसको इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इलेक्टेड है गलत, उसे इलेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर आप आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 members ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर thereof, and so often as the office become vacant of the house shall choose another members to be speaker and deputy speaker। तो आंसर है चूजन, लोकसभा स्पीकर इज चूजन। चूजन क्यों? दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 93 में चूज लिखा हुआ है। तो जब आर्टिकल 93 में चूज लिखा तो अब चूज मारेंगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इंक्लूडिंग यूपीएससी। यहाँ पे आर्टिकल 93 में चूज लिखा है, आपका आंसर भी चूज होगा। इलेक्ट मत मार दीजिएगा, नॉर्मल कोर्स में हम उसको इलेक्टेड बोलते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होता है, चूजन होता है। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ओथ लेता है, प्रेसिडेंट भी ओथ लेता है, वाइस प्रेसिडेंट भी ओथ लेता है, स्पीकर ओथ नहीं लेता है। ना ही स्पीकर ओथ लेता है और ना ही डेप्यूटी स्पीकर ओथ लेता है, दोनों में से कोई भी ओथ नहीं लेता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पीकर। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2016 का सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिजाइन करेगा तो अपना रेजिग्नेशन किसे एड्रेस करेगा? आंसर है डेप्यूटी स्पीकर को। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 94 में लिखा है कि अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करेगा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय।